दोस्तों, स्टीव जॉब एप्पल कंपनी के सीईओ, जो एक ग्रेट लीडर, ग्रेट एंटरप्रेन्योर, वो तमाम बातें जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखी, आप 15 मिनट में सीखना चाहेंगे? दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप 15 मिनट में वो तमाम बातें सीख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वॉल में खुशामदीद। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच की और सिर्फ 3 कहानियों में ही उन्होंने अपनी जिंदगी को बयान कर दिया। दोस्तों, ये स्पीच हर इंसान के लिए काफी करामत हो सकती है, लेकिन हम में से अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं आती और वो इस स्पीच को सही तौर पर समझ नहीं सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की स्पीच को उर्दू में बयान करेंगे। अल्फाज सारे स्टीव जॉब्स के ही होंगे। मैं सिर्फ आपको आसान जुबान में उसका तर्जुमा पेश करूंगी, ताकि इतनी करामत तकरीर और बेहतरीन पैगाम सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोगों तक पहुंचने से कासिर ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी के साथ होने पर एजाज समझता हूँ। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। आज ये मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन का करीब 3 मुकाम हासिल किया है। आज मैं सभी को अपनी जिंदगी की 3 कहानियाँ बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स को जोड़ने की। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 माह बाद वहाँ किसी तरह आता जाता रहता था। सवाल यहाँ ये आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? ये बात मेरे पैदा होने से पहले की है। मुझे पैदा करने वाली औरत एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि कोई मुझे जो गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो, और इस तरह पहले ही से सब सेट था। मैं एक वकील और उसकी बीवी के हाथों अडॉप्ट किया जाने वाला था। जब मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना दिल बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए आधी रात मेरे पेरेंट्स को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उन्हें गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने फौरन ही हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी पैदा करने वाली माँ को पता चला जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो ग्रेजुएट नहीं है। फादर तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। फिर कुछ महीने बाद मेरे फादर मदर ने मेरी माँ से प्रॉमिस किया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। इस वजह से माँ मान गई और मुझे अडॉप्ट कर दिया। कुछ इस तरह मेरी जिंदगी शुरू हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया और गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माँ बाप की सारी कुंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 माह बाद मुझे इस पढ़ाई की कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज कैसे मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माँ बाप की सारी कुंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस वक्त मुझे ये चीज काफी डरा रही थी, मगर वक्त के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब करना मेरे लिए आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था। इसीलिए दोस्तों के कमरों में मैं जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लुटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर इतवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा के मंदिर जाता था, जिससे हफ्ते में एक बार मैं पेट भर के खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। उस वक्त रीड कॉलेज मुल्क की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे बगैर किसी वजह की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसको अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सैनिफ और सैन सैनिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लफ्जों में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, तारीखी था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस भी कैप्चर नहीं कर सकती। सभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा कोई भी
आइडिया नहीं था कि मैं इन चीजों को अपनी जिंदगी में यूज कैसे करूंगा। 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसको मैक में डिजाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफ वाला पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी ना सीखा होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनल स्पेस फॉन्ट नहीं होते, क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है। दुनिया में किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। हाँ, जब मैं कॉलेज में था, फ्यूचर में इन डॉट्स को कनेक्ट करना मुश्किल था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं गुजरे हुए लम्हे को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। आप सिर्फ पीछे देखकर ही डॉट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको यकीन करना होगा कि जो भी हो रहा है वो किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी पर यकीन करना ही होगा, अपने गर्ल्स पर, मंजिल पर, जिंदगी पर या अपने कर्मों पर। किसी ना किसी चीज पर तो यकीन करना ही होगा, क्योंकि इस बात पर यकीन रखना कि आगे जाकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की सुनने में हिम्मत देगा, उस वक्त भी जब आप एक अलग रास्ते पर चल रहे होगे, और यही बात आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ा लेसन यही है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी ना किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर यकीन रखकर करते जाइए जो भी आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बीच में है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत था, मैं जिससे प्यार करता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने फादर की गैराज से एप्पल कंपनी की स्टार्ट की। जब मैं 20 साल का था, हमने बहुत मेहनत की और 10 सालों में ही कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिंटो रिलीज किया और अब मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अब सभी सोच रहे होंगे अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे क्यों निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक बेहतरीन दिमाग रखने वाले शख्स को हायर किया, जिससे मैंने सोचा वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर हम दोनों में फ्यूचर के लिए इस कंपनी को लेकर लड़ाइयाँ होने लग गई और बात रोड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और सिर्फ 30 साल में ही मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था अब खत्म हो चुका था और ये मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। कुछ दिनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़ने का भी सोचा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे पेशेंस पे थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने निकाल दिया मगर फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर शुरू करने का सोचा था। मैं उस वक्त ये तो नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है एप्पल के निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। कामयाब होने का बोझ अब बिगिनर होने में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और इसी आजादी की वजह से मैं अपनी जिंदगी के क्रिएटिव दौर में चला गया। 5 सालों में मैंने अपनी कंपनी नेक्स्ट, दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी। इस दौरान मैं एक बहुत ही अमेजिंग औरत से मिला जो बाद में मेरी वाइफ भी बन गई। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के वक्त में ये दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक रिमार्केबल कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हो सकता था। ये एक कड़वी दवाई थी, मेरे ख्याल में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी ठोकरें मारती है लेकिन आप यकीन ना खोएं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया कि मैं अपने काम से मोहब्बत करता था। अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिससे आप सच में एंजॉय करते हो। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि आप हर दिन ऐसे जिए कि जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो, तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर बहुत बड़े निशान छोड़ दिए और तब से पिछले 33 सालों में मैं हर सुबह उठकर शीशा देखता हूँ, खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और इसका आंसर कुछ दिन तक लगातार ना में होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। और इस बात को याद रखना, एक दिन मरना है,
किसी भी चीज के डर को खोने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले ही से खाली हैं। ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने पूरे यकीन के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसको ठीक करना आसान नहीं है और अब मेरे पास 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि मैं घर जाऊं और वो सब चीजें खत्म कर दूं। डॉक्टर के कहने का मतलब था कि वो सारी चीजें जो मैं अगले 10 सालों में करने वाला था अब वो बचे हुए दिनों में कर लूं, क्योंकि मेरा मरने का वक्त आ चुका है। मैंने इस डायग्नोस पर पूरा दिन गुजार दिया और शाम में मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे पेट के रास्ते से गले से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई की मदद से उस ट्यूमर से सेल निकाले गए। उस वक्त मैं बेहोश था, लेकिन मेरी वाइफ और जो भी मौजूद था उन्होंने बताया। डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से सेल को देखा तो वो भी रो पड़ा, क्योंकि सेल को देखकर डॉक्टर समझ गया था मुझे एक रेयर किस्म का कैंसर हुआ है जो सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। और मेरी सर्जरी हुई और खुशकिस्मती से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब मैं कभी भी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वाले कुछ वक्त में पहुंचूं भी ना। ये सब कुछ देखने के बाद मैं और भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक इंतहाई मुफीद ख्याल है। कोई भी शख्स मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो जन्नत में भी जाना जाता है वो भी नहीं। लेकिन हकीकत यही है, मौत हमारी तकदीर है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच सका और वो ऐसे ही है जैसे उसे होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों का रास्ता खोलती है। इस वक्त वो नए आप हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, कुछ दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ग्रामेटिक होने के लिए माजरत हुआ हूँ, मगर सच में ये हकीकत है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए इसे किसी दूसरे की जिंदगी समझकर जाया ना करें। फजूल सोचों में ना पड़ो, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ना जियो, दूसरों की आवाज से अपने अंदर की आवाज को ना दबने दो। आपके अंदर की आवाज आपको जानती है कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी सब गैर जरूरी है। बेहतरीन ख्यालात को अपना साथ दीजिए और बेहतरीन ख्यालात की तलाश में रहिए। मैं जब नौजवान था, इस वक्त एक बेहतरीन रिसाला द होल अर्थ कैटलॉग हमारे जमाने का बाइबल हुआ करता था। इस रिसाले को स्टीव ब्रेड नाम शख्स ने निकाला था, जो यहाँ मेनलो पार्क से दूर नहीं है। उसने उस रिसाले को नज़म नुमा बनाया हुआ था। ये 1960 की बात है। पर्सनल कंप्यूटर से पहले वो बनाया जाता था। वो उस जमाने में गूगल जैसा था। गूगल बनने से 35 साल पहले वो रिसाला एक मिसाली अच्छी तरह डिजाइन रहता था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और जब आखिरी इशू निकाला, ये 1970 की बात है, उस वक्त मैं आपकी उम्र का था। उसके फाइनल कवर के पीछे एक तस्वीर थी जिसके नीचे कुछ अल्फाज थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, भूखे रहो बेवकूफ रहो, कि उनका आखिरी पैगाम था। ये मैं अपने लिए ही समझता था। अब तुम ग्रेजुएट होकर नई जिंदगी शुरू करो। मेरी आपसे भी यही ख्वाहिश होगी कि भूखे रहो और बेवकूफ रहो, तभी कुछ सीख पाओगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सब पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आप सबका शुक्रिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ भी आप इस वीडियो से सीख पाए हैं, कमेंट में जरूर बताइए।